जिस तरह मैं सारे पाकिस्तान में देख रहा हूं कि मेरी बहनें शामिल हैं, हमारी ख्वातीन शामिल हैं, और इसी तरह जब पाकिस्तान बढ़ रहा था तहरीक है, और इसी तरह जब पाकिस्तान बढ़ रहा था तहरीक पाकिस्तान में इसी तरह हमारी ख्वातीन शामिल थी। इसी तरह उन्होंने हमारी आजादी की तहरीक में शिरकत की थी। और सबसे ज्यादा मैं आज अपने नौजवानों की तरफ देख रहा हूं कि ये मुल्क आपका है, मुस्तकबिल आपका है। इसको आपने एक वो पाकिस्तान बनाना है जिसकी इस पाकिस्तान को तलाश है जो अभी तक उस तरह की हकीकी आजादी पाकिस्तान को नहीं मिली जो मिलनी चाहिए थी। और उसकी वजह कि हमारे मुल्क में गुलामों की हुकूमत थी। ज्यादातर हमारे दौर में हमारी आजादी जब से अंग्रेज से हुई तो ज्यादातर हमारे हुक्मरान अमेरिका के गुलाम थे। और गुलामी कैसे होती है? गुलामी मेरे नौजवानों, मेरे लिया के बाशऊर शहरियों, गुलामी क्या होती है? गुलामी वो होती है जब एक मुल्क अपने लोगों की बेहतरी के लिए फैसले नहीं कर सकता। उस मुल्क में जो ऊपर गुलाम बैठे होते हैं वो अपनी अवाम को कुर्बान करते हैं किसी और मुल्क के मफादात के लिए। आपको सबको, बुजुर्गों को याद होगा कि जब हमारे हुक्मरानों ने अमेरिका की जंग, वॉर ऑन टेरर में शिरकत की, वो हमारे लोगों की बेहतरी के लिए नहीं की, अमेरिकियों के लिए की। 80,000 पाकिस्तानी अमेरिका की जंग के अंदर कुर्बान हुआ। हमारा कबायली इलाका तबाह हुआ। 35 लाख कबायली लोगों ने नकल मकानी की। मुल्क को अरबों डॉलर का नुकसान हुआ। हम जिनकी जंग लड़ रहे थे, 400 ड्रोन अटैक के हमले किए गए पाकिस्तान पे, औरतें बच्चे मारे गए। हमारे इंसानों का खून किया गया। और जब कबायली इलाके में लोगों की औरतें बच्चे मारे जाते थे तो वो हमारे से मुल्क से बदला लेते थे, हमारे फौज के जवानों से बदला लेते थे, हमारे शहरियों पे खुदकुश हमले करते थे। और कभी किसी ने ये नहीं पूछा कि हमारा अमेरिका की जंग से क्या लेना देना था। और उसकी वजह ये कि हमारे हुक्मरान अमेरिका के खौफ से उसकी गुलामी करते थे। तो जब मैं वजीर आजम बना, मैं वो जो अपनी कौम से 22 साल पहले जो वादे कर रहा था, मैं वही अपनी कौम को कहा कि मुझे जब भी अल्लाह ने मौका दिया तो ना मैं कभी किसी के सामने झुकाऊं, क्योंकि मैं अल्लाह में मानता हूं। मैं ला इलाहा इल्लल्लाह मेरे दिल में है। मेरा अल्लाह से दावा है कि अल्लाह तेरे सिवा और कोई खुदा नहीं, तेरे अलावा मैं किसी के सामने नहीं झुकूंगा। और मैंने ये भी कहा कि जब भी मुझे अल्लाह मौका देगा तो मैं कभी अपनी कौम को किसी के सामने नहीं झुकने दूंगा।
तो आप सबको पता है कि मेरा जवाब क्या था। माशाअल्लाह, आपको पता था मेरा जवाब क्या है। वो था जो मेरा नजरिया था। मेरा नजरिया है कि हम क्यों आपकी जंग में शिरकत करें। हम एक आजाद मुल्क है। मेरे मुल्क का क्या फायदा है कि हम आपकी जंग में शिरकत करें। जिस तरह जनरल मुशर्रफ ने उनकी जंग में शिरकत की और फिर ये दो करप्ट डाकू जरदारी और नवाज शरीफ जब ये इक़्तिदार में आए तो उन्होंने और ज्यादा अमेरिका की खिदमत की, क्योंकि इनका अरबों डॉलर चोरी करके पाकिस्तान से इन्होंने मगरबी बैंकों में और ऑफशोर अकाउंट्स में रखा हुआ था। ये कभी अमेरिका के सामने अपने मुल्क के लिए आवाज नहीं उठा सकते थे। तो ये दोनों चुप करके तमाशा देखते रहे। 400 ड्रोन अटैक उन्होंने हमारे मुल्क पे किए, जिनमें औरतें बच्चे मारे गए, बूढ़े लोग मारे गए। और कभी इन दोनों डाकुओं की जरूरत नहीं थी कि अमेरिका को कहे कि ये सारे इंसानी हुकूक इंटरनेशनल लॉ के खिलाफ था। कभी इनकी जरूरत नहीं थी। और इसलिए जब मैं रूस गया, और ये सुने मैं रूस क्यों गया था। मैं रूस गया इसलिए कि मुझे पता था कि मेरी आवाम एक आलमी तौर पे महंगाई है, तेल की कीमतें ऊपर थी, हमें गंदम की जरूरत थी, हमें गैस की जरूरत है क्योंकि गैस हमारी कम होती जा रही है। तो जब मैं रूस गया तो हमने उनसे गैस की भी बात की, गंदम खरीदनी थी 20 लाख टन, उसकी बात की। और हमारे पेट्रोलियम मिनिस्टर हमाद ने उनसे बात की कि हम आपसे 30% कम कीमत पे तेल खरीदें। तो जैसे ही मैं वापस आया, यह साजिश तैयार हुई थी। अमेरिकनों को वो अच्छा नहीं लगा। उनको आदत पड़ी हुई थी कि पाकिस्तान में वो हुकूमत करें जो एक हुक्म अमेरिका से आए तो तुम हिलाते हिलाते उनके पैरों में गिर जाए। उन्होंने साजिश की, सबने मफाद की, तो उनको गुलामों की आदत थी। ये शरीफ और जरदारी अपने पैसे के गुलाम, पैसा बाहर पड़ा और उधर जिन मुल्कों में पैसा पड़ा था ये उन मुल्कों के गुलाम हैं। कभी ये अपनी कौम के लिए नहीं खड़े हो सकते। तो इन्होंने साजिश की अमेरिका के साथ मिलके। अमेरिकी एम्बेसी जो पाकिस्तान में थी वो हमारे लोगों को बुलाना शुरू किया। वो लोग जो लोटा हुए उनमें से कई अमेरिकन एम्बेसी गए, साजिश हुई और उसके बाद मुदाखलत हुई और उन्होंने साजिश करके हमारी हुकूमत कराई। अब पाकिस्तानियों सुनो, जब इन्होंने हमारी हुकूमत कराई तो याद रखे पाकिस्तान 17 साल में जो हमारे आखिरी 2 साल थे, सबसे ज्यादा तरक्की पाकिस्तान में 17 सालों में की। हुकूमत की जो अपनी इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान है, जो वो किताब निकलती है पाकिस्तान की माइशत की जो हालात है, उसके मुताबिक 17 साल में पिछले 2 सालों में सबसे ज्यादा तरक्की की पाकिस्तान ने 5.6%, तीसरे साल में और चौथे साल में 6% पाकिस्तान की दौलत में इजाफा हुआ। 17 साल के बाद हमारी तारीखी एक्सपोर्ट्स, मतलब के तारीखी पाकिस्तान में डॉलर आए। हमने एक्सपोर्ट्स की, बैरून मुल्क पाकिस्तानियों ने हमारे पे एतमाद करते हुए सबसे ज्यादा डॉलर भेजे।
और हमने सबसे ज्यादा पाकिस्तानी कौम से टैक्स इकट्ठा किया, क्योंकि उनको इत्मीनान था कि इमरान खान चोरी करके पैसा बाहर नहीं भेज रहा। और इंडस्ट्री, सनत, कितनी देर के बाद पाकिस्तान की सनत ने उठना शुरू किया। टेक्सटाइल ने रिकॉर्ड प्रोडक्शन की। और सबसे ज्यादा खुशी मुझे ये कि मैंने अपने किसानों की मदद की। हमने अपने किसानों के लिए पॉलिसीज बनाई। जो चीनी माफिया, जो शुगर माफिया था, जो बेचारा किसान मेहनत करता था, गन्ना लेके जाता था शुगर मिल, और उसको ना कीमत मिलती थी, ना पूरी कीमत मिलती थी, कटौती होती थी, और फिर पैसे भी साल के बाद देते थे। हमने आके कानून बनाया। हमने कहा जैसे ही किसान बेचेगा उसी वक्त पैसा मिले और उसको पूरी कीमत मिले। और कीमत पूरी हमने दिलवाई अपने किसानों को। हमारे किसानों ने रिकॉर्ड पैदावार की। 2 साल गंदम की, चावल की, गन्ने की, मकई की रिकॉर्ड पैदावार हुई। देहातों में खुशहाली आई, इतना पैसा गया देहातों में, और हमारा जो देहातों में गुर्बत थी वो कम हुई। रोजगार सारे बर्रे सगीर में सबसे ज्यादा रोजगार पाकिस्तान ने दिया। हमने ना पीपल्स पार्टी ना नून लीग किसी ने इतना रोजगार नहीं दिया जो हमारे दौर में हुआ। और जब ये हो रहा था, जब पाकिस्तान आगे बढ़ रहा था, जब हमारी माशियत आगे बढ़ रही थी, तब इन्होंने साजिश करके गवर्नमेंट कराई। ये कहते हैं आके कि जी IMF की वजह से इन्होंने कोई मुआहदे कर लिया IMF से, इसलिए इनको कीमतें बढ़ानी पड़ी। मैं इनसे सवाल पूछता हूं, तुम तो IMF के साथ 3 महीने हो, हम तो 2.5 साल थे। हमने क्यों नहीं कीमतें बढ़ाई? हमने क्यों नहीं महंगाई की? और मैं दूसरा सवाल इनसे पूछता हूं कि हमने सिर्फ महंगाई नहीं रोक के रखी थी, क्योंकि आलमी महंगाई थी। पाकिस्तान दुनिया में, मैं चैलेंज करता हूं, हमारे दौर में सबसे सस्ता मुल्क पाकिस्तान था। हमने सबसे बड़ी काम किया कि हमने तेल, डीजल और पेट्रोल की कीमतें नीचे की। हमने ये सुने जरा, दुनिया में तेल की कीमतें ऊपर जा रही थी। हमने अपने लोगों को महंगाई से बचाया। हमने पैसा इकट्ठा करके सब्सिडाइज किया तेल। हमने पेट्रोल, जब हम गए थे तो पेट्रोल 150 रुपए लीटर था और फजलुर रहमान 144 रुपए लीटर था। तो मैं आज पूछता हूं कि शहबाज शरीफ मुझे बताओ कि जो आज इंटरनेशनल आलमी में मंडी में जो तेल की कीमत है वो तो उससे भी कम होगी जो हमारे दौर में थी। तो अगर आपको अवाम की फिक्र है और अगर आप वाकई अपने आप को खादमे आला कहते थे, तो खादमे आला साहेब, आज आलमी मंडी में तेल वो उससे भी कम है जो जब हम छोड़ के गए थे। तो आज आपको खादमे आला साहेब, आज आप अगर वाकई खादमे आला हैं तो आज आपको भी पेट्रोल को लाना चाहिए 150 रुपए लीटर और फजलुर रहमान को लाना चाहिए 144 रुपए लीटर। यही नहीं किया कि हमने डीजल पेट्रोल की कीमत कम की, बल्कि बिजली की कीमत 5 रुपए यूनिट कम की। आज आपने बिजली पहुंचा दी है 32 से 36 रुपए यूनिट। हमारे जमाने में 16 रुपए थी,
हमने उसको सब्सिडाइज करके 12 पे लेके आए। तो मैं आज सवाल पूछता हूं कि हम भी IMF प्रोग्राम में थे, आलमी महंगाई हमारे जमाने में भी थी, लेकिन हमने सिर्फ कीमतें नहीं नीचे रखी, हमने हेल्थ कार्ड दिया जो पाकिस्तान की तारीख में सबसे बड़ा फलाई काम कि हर खानदान को हमने फैसला किया, हर खानदान को 10 लाख रुपए की हेल्थ इंश्योरेंस दे, किसी भी अस्पताल में अपना इलाज करवा सकते थे। बताएं, आप दोनों जरदारी और शरीफ खानदान, आपने 32 साल इस मुल्क में हुकूमत की। बताएं, कभी आपने सोचा कि लोग, गरीब लोग जब बीमार होते हैं, सफेद पोश लोग, तो वो किधर अपना इलाज करवाएं? सरकारी अस्पतालों में बुरा हाल और प्राइवेट अस्पतालों में इलाज महंगा। खुद तो ये दोनों खानदान अगर खांसी भी होती है तो बाहर चले जाते हैं। तो यहां लोगों को जो हालात मिलते थे, हमने पहली दफा हेल्थ कार्ड लेके आए जिससे पूरा हेल्थ सिस्टम ठीक करने का हमारा प्लान था। दूसरा, हमने नौजवानों को सस्ते कर्जे, कामयाब पाकिस्तान में घरों के लिए 20 लाख खानदान निचले, उनको सूद के बगैर कर्जा घरों के लिए, अपनी फसलों पे लगाने के लिए, दुकान अपनी कारोबार करने के लिए, ये भी पहली दफा हुआ पाकिस्तान में। और सबसे बड़ी बात ये कि हमारा जो एहसास प्रोग्राम था, जो निचले तबके को उठाना का था, इंटरनेशनली दुनिया ने माना। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर सर्वे हुई, उन्होंने पाकिस्तान का जो एहसास प्रोग्राम, उन्होंने माना कि दुनिया में एक ऐसा प्रोग्राम था जो पाकिस्तान को फलाई रियासत की तरफ लेके जा रहा था। उस वक्त साजिश करके इन्होंने हमारी हुकूमत कराई। उस वक्त यहाँ के मीर जाफर और मीर सादिक ने अमरीकनों के साथ मिलकर इन गुलामों को ऊपर लेके आए, चोरों को ऊपर बिठाया। चोरों ने आते साथ ही महंगाई आसमानों पे गई। बताएं जरा मुझे, महंगाई इनके दौर में लिया के लोगों बताओ कि महंगाई कितनी हुई है? बताएं जरा हाथ खड़ा करके। इन्होंने महंगाई के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। हर चीज, जो भी चीज है वो कभी भी इतने थोड़े वक्त में इतनी महंगी नहीं हुई। लेकिन इन्होंने महंगाई नहीं सिर्फ की, इन्होंने हमारी माइशत जो ऊपर जा रही थी, इन्होंने वो किया हमारी माइशत से जो दुश्मन भी ना करे। हमारा इन्होंने जो रुपया गिरना शुरू हुआ, स्टॉक मार्केट गिरी, आज इंडस्ट्री नीचे जा रही है, एक्सपोर्ट गिर रही है। जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी रेमिटेंसेस भेजते थे वो कम हो रही है। ये मुल्क को लेके जा रहे हैं श्रीलंका की तरफ। श्रीलंका में आपने हालात देखे, जरा हाथ खड़ा करके बताएं, श्रीलंका देखा आपने क्या हुआ? अवाम ने हमला कर दिया, प्रेसिडेंट जान बचा के भाग रहा, वो बाहर जाने दिया, कोशिश की उसने बाहर जाने की, एयरपोर्ट पे स्टाफ ने उसको, प्रेसिडेंट को बाहर नहीं जाने दिया। चुप रहे हैं सारे। वो भी बड़ा खानदान जो श्रीलंका का हुक्मरान खानदान था, वो भी ये जरदारियों शरीफों की तरह था, उनके भी पैसे बाहर हैं। अमेरिका के अंदर जो इनका एक घर है, उसके बाहर अवाम कह रही है कि हमारे चोरी के पैसे से लिया ये। जिस तरह नवाज शरीफ का जो लंदन में महल है, उसके बाहर पाकिस्तानी कहते हैं हमारे चोरी के पैसे से लिए। जिसके मुतालिक मरियम ने कहा था कि मेरी लंदन तो छोड़ो, पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। अच्छा, और एक फैसल, वो जरा शहबाज शरीफ, अच्छा आप सुने जरा, एक तरफ तो इन्होंने हमें हमारी माइशत तबाह कर दी, श्रीलंका की तरफ मुल्क को धकेल दिया, महंगाई आसमानों पे, और उसके अलावा हमारा हुक्मरान
वो अमेरिका का वफादार गुलाम बनने को चला गया है। इसका नाम मैंने क्या ठीक रखा है? चेरी ब्लॉसम बूट पॉलिश। बताएं बताएं ना, ख्वातीन बताएं, ठीक नाम रखा है इसका? अच्छा जरा अभी तैयार हो, जरा ये सुने। और मैंने यही कहा जब मैं आया हूं तो आप समझेंगे शायद ये मांगने आया है। मैं मांगने नहीं आया, लेकिन मजबूरी है हमारा। जिस तरह माजी में 75 साल में आपने हमारा हाथ उठाया है, कुछ ऐसा आप हाथ उठा दें तो मैंने कहा मैं वादा करता हूं कि इंशाल्लाह हम पूरी कौम हम मिलकर दिन रात मेहनत करेंगे, पसीना कराएंगे, अपने पाँव पे खड़े होंगे, इंशाल्लाह जरूर खड़े होंगे इंशाल्लाह। अब ये लिया, और ये आपका प्राइम मिनिस्टर है। ये कोई आम आदमी सड़क के ऊपर पैसे नहीं मांग रहा, ये प्राइम मिनिस्टर है आपका। मेरा प्राइम मिनिस्टर नहीं है ये। मैं इस चोर को कभी अपना प्राइम मिनिस्टर नहीं मानता। और वो बेशरम एहसन इकबाल मैकडॉनल्ड्स खाने गया था, उसको एक खानदान ने बड़ा सही कहा कि तुम चोर हो। तो जब उन्होंने चोर कहा तो एहसन इकबाल एक बुज़दिल, एक घटिया आदमी, एजेंसीज के जरिए उस फैमिली के ऊपर दबाव डाल के माफी मंगवाई। एहसन इकबाल उनको तो छोड़ो, मैं कह रहा हूं तुम इस मुल्क के डाकू हो, तुम्हारा लीडर डाकू है, तुम्हारे लीडर की फैमिली डाकू है, तुम्हारा इत्यादि सरदारी डाकू है। तुम डाकुओं ने चोरी नहीं की, तुमने 1100 अरब रुपए का मुल्क पे डाका मारा। वो कौन सा डाका? आते साथ ही इन चोरों ने ना महंगाई कम की, ना इन्होंने माइशत ठीक की। और ये भी मैं आपको कह दूं कि यहां के ऐसे लोग बैठे थे, बड़ी गलत फहमी थी उनको। वो शहबाज शरीफ को वाकई समझते थे कि ये कोई बहुत बड़ा तुरम खान है। उनको नहीं पता कि इसकी सारी डेवलपमेंट इश्तिहारों में होती थी, अवाम के पैसे से इश्तिहारों में। तो वो बड़ा समझ रहे थे कि शायद ये कोई पाकिस्तान की माइशत उठा दे, तो उसने माइशत भी तबाह की और सारा दूध का दूध पानी का पानी हो गया कि असल में ये क्या है। उसने अवाम का माशी कत्ल किया और उसके बाद सब एक ही काम के लिए आया था कि 1100 अरब रुपए नैब में पड़े थे इन चोरों के, जो हमने वसूल करने थे। आते साथ ही असेंबली के अंदर इन्होंने नैब की अमेंडमेंट करके 1100 अरब रुपए अपनी जेबों में गए, इनके 1100 अरब रुपए माफ करवा लिए। ये इन्होंने आपका पैसा, लिया के लोगों आपका पैसा ये इन्होंने आके किया। और इसलिए ये मेरी आज सब बात सुन लो, पाकिस्तान की तारीख लिखी जा रही है। तारीख पाकिस्तान की कभी उन लोगों को माफ नहीं करेगी। इस मुल्क की तारीख कभी उन लोगों को माफ नहीं करेगी जिन्होंने ये मुल्क के ऊपर इतनी बड़ी साजिश की, जिन्होंने हमारे मुल्क को ना तो सिर्फ गुलामी की तरफ लेके गए, बल्कि एक माशियत जो अच्छी भली ऊपर जा रही थी। इकोनॉमिक सर्वे ये गवाह है कि 17 साल के बाद हमारी माशियत ऊपर जा रही थी। उसको उस वक्त इन्होंने गवर्नमेंट करा के इन चोरों को लेके आए। ये मुल्क की तारीख इनको माफ नहीं करेगी। आप माफ करेंगे? खुदा माफ करोगे खास तौर पे। और उसके बाद अपनी बहनें आपके लिए कीजिए। आपने घर घर जाना है, आपने घर घर जाना है और आपने हर एक को जब दरवाजा खटखटाएंगे एक चीज कहेंगे कि ये इलेक्शन नहीं हो रही, ये जहाद हो रही है हकीकी आजादी के लिए। ये चोर अगर आपके मुल्क के ऊपर मुसल्लत हो गए तो याद रखें नौजवानों, आपका कोई मुस्तकबिल नहीं है।
मेरी बहनों, आपके बच्चों का कोई मुस्तकबिल नहीं है। एक गुलाम मुल्क अच्छा गुलाम ही रहता है। परवाज सिर्फ एक आजाद मुल्क की होती है। आजादी है तो परवाज है, गुलामी है तो इंसान, वो कौम चूंटियों की तरह रेंगती है जमीन पे। आपने अगर ऊपर जाना है तो जब आपने अगर इकबाल का शहीद बनना है तो गुलामी की जंजीरें तोड़नी पड़ेंगी। आप सबको मेरे पाकिस्तानियों याद रखें, गुलामी की जंजीर तोड़ता है एक कलमा, ला इलाहा इल्लल्लाह। ए अल्लाह, हम कोई किसी को नहीं मानते तेरे सिवा, किसी के सामने नहीं झुकते। भाईजान इंसानों को आजाद कर देता है। मदीना की रियासत में मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो औरत जिसकी कोई हैसियत नहीं थी, दो बड़े बड़े सुपर पावर थे, एक मगरिब में एक मशरिक में, एक रोम और एक पर्शियन एम्पायर, दो सुपर पावर्स थी। बीच में वो अरब थे जिनकी कोई हैसियत ही नहीं थी। दुनिया के अजीम लीडर मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी कौम को तौहीद पे, ला इलाहा इल्लल्लाह पे उन्होंने आजाद कर दिया। उन्होंने जंजीरें तोड़ दी और देखते देखते दो बड़ी सुपर पावर्स उनके सामने झुक गई। दुनिया की अजीम पावर बनी, दुनिया की इमामत की मुसलमानों ने, क्योंकि मदीना की रियासत में मेरे नबी ने उनकी जंजीरें तोड़ दी। ला इलाहा इल्लल्लाह ये इंसान की आजादी का राज है, ये इंसान की परवाज का राज है। और जरा फिर से सुनाना वो शहबाज शरीफ ने क्या कहा था। मैं आपको बता दूं आजादी और गुलामी में क्या फर्क है, सुने जरा। जब मैं आया हूं तो आप समझेंगे शायद ये मांगने आया, मैं मांगने नहीं आया, लेकिन मजबूरी है। बेगर्स कांट बी चूजर्स। और मैंने यही कहा, जब मैं आया हूं तो आप समझेंगे शायद ये मांगने आया, मैं मांगने नहीं आया, लेकिन मजबूरी है। हमारा जिस तरह माजी में 75 साल में आपने हमारा हाथ उठाया है, कुछ ऐसा आप हाथ उठा दें तो मैंने कहा मैं वादा करता हूं कि इंशाअल्लाह हम पूरी कौम हम मिलकर दिन रात मेहनत करेंगे, पसीना कराएंगे, अपने पाँव पे खड़े होंगे इंशाअल्लाह। अब ये लियो नौजवानों, सुनो जरा, अब ये सुनो, ये है जब एक इंसान का नजरिया नहीं होता, ये है जब ला इलाहा इल्लल्लाह इंसान को आजाद नहीं करता। भिखारी बना हुआ है, जी मैं आया हूं भीख मांगने, मुझे पैसे दे दे। मुसलमान सिर्फ अल्लाह के सामने हाथ फैलाता है और किसी के सामने नहीं। और ये प्राइम मिनिस्टर है मुल्क का, जब मैं भीख मांगने आया हूं जी 75 साल से जो हमें पैसे दे रहे हैं, पैसे दे रहे। शहबाज शरीफ, तुम और तुम्हारा भाई और जरदारी, अगर आधे भी पैसे वापस ले आओ जो तुमने चोरी करके मुल्क से बाहर लेके गए हो, हमें किसी से भीख मांगने की जरूरत ना पड़े। और ये आज फिर पैसे मांगने बनाने आए, ये फिर चोरी करने आए हैं, क्योंकि इनको बीमारी है, इनका खुदा पैसा है, ये पैसे की बुत की पूजा करते हैं। ये पैसे के लिए अपना नजरिया होगा इनका। पाकिस्तान का नजरिया क्या था और इनका नजरिया कि जिधर से पैसा आ जाए और इनका पैसा बच जाए, ये इसराइल को भी तस्लीम कर लेंगे, ये हिंदुस्तान के सामने भी घुटने टेक देंगे, ये कश्मीरियों की कुर्बानियों की कदम कबर खो देंगे अपना पैसा बचाने के लिए। ये रूस से सस्ता तेल भी नहीं लेंगे जो हिंदुस्तान ले रहा है। हिंदुस्तान इत्तेहादी अमेरिका का, उसके बावजूद वो अपने लोगों को रूस से तेल लेके 25 रुपए लीटर कम कीमत पे अपने लोगों को तेल बेच रहा है, क्योंकि वो आजाद है।
उनकी फॉरेन पॉलिसी आजाद है। वो इस तरह के बेशर्मी से गुलामी नहीं करते। ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान के नजरियों को बेच देंगे, ये हमारी गैरत बेच देंगे, ये मुल्क की इज्जत बेच देंगे अपने पैसे के पीछे। आज इन चोरों के खिलाफ खड़ी हो गई है। ये चोर सवाए धांधली के जीत नहीं सकते, लेकिन धांधली से भी ये नहीं जीत सकते। ये धांधला करेंगे और आपने तैयार होना उसके लिए। आपने और मैं अपने कैसर आपको मैं आज कह रहा हूं कि आपने पोलिंग स्टेशन का पहरा देना। हर पोलिंग स्टेशन पे आपने 10 तैयार करके मेरे दिलेर नौजवान खड़े करने हैं। आपने इनको धांधली करने से रोकना। और मेरी बहनों, खास तौर पे औरतों के पोलिंग स्टेशन पे धांधली होती है, आपने पहरा देना है औरतों के पोलिंग स्टेशन पे। हमने इन चोरों को अपने मुल्क के मुस्तकबिल को बचाने के लिए हमने इन चोरों को कभी नहीं जीतने देना। बताएं, आप जीतने देंगे? मेरी बहनों, जीतने देंगी आप बताएं। नहीं जीतने देंगे इंशाल्लाह इनको। इनका जो मिस्टर एक्स लाहौर में बैठा हुआ है, हमें सब पता है वो क्या कर रहा है। वो भी जाके मिलता है मरियम और ये हमजा, जो एक खानदान जिसने जिंदगी में ईमानदारी से कोई काम नहीं किया, वो भी मिलता है। और ये चीफ इलेक्शन कमीशन सिकंदर, ये भी उनके कदमों में जाके बैठता है। सिर्फ कोशिश एक ही है कि किसी तरह इन चोरों को जिता दे। मैं आज आप सबको पैगाम देता हूं, मैं सारे पाकिस्तानियों को और वो जो जिनके पास पावर है उन सबको मैं आज पैगाम देता हूं। ये जिधर हमारा मुल्क खड़ा है, ये इस वक्त हम सब पुरअमन हैं। ये वो लोग हैं जो अपने मुल्क को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। ये अपनी कौम की मुस्तकबिल के लिए निकले हुए हैं। तो मेरा आप सबको पैगाम है कि सिर्फ एक रास्ता है जिस साजिश की वजह से हमारा मुल्क तेजी से नीचे जा रहा है। एक ही तरीका इससे निकलेगा, साफ और शफाफ इलेक्शन। अगर आपने साफ और शफाफ इलेक्शन ना होने दिए तो मुझे कोई शक नहीं है कि ये श्रीलंका की तरफ जाएगा हमारा मुल्क। ये मुल्क उधर निकल जाएगा, सबके हाथ से निकल जाएगी गेम। और इसलिए जो भी आज अपने मुल्क की फिक्र कर रहा है, वो सब एक ही चीज कह रहे हैं कि आप इस मुल्क में साफ और शफाफ इलेक्शन करवाएं। और पहला टेस्ट आपका 17 को होगा। 17 जुलाई को इतवार को सारी कौम देख रही होगी। मैंने अपने नौजवानों को कहा कि मोबाइल फोन पकड़े, एक एक पोलिंग स्टेशन के ऊपर आपने पहरा देना और उससे पता चल जाएगा कि पाकिस्तानी अवाम किधर खड़ी है। और पाकिस्तानी अवाम मेरे लिया के बादशाह शहरियों, वैसे मैं आपके जज्बे और जुनून को आज सलाम पेश करता हूं। गर्मी में जो आप खड़े हुए हैं, मेरे सारे कपड़े गीले हो चुके पसीने से, और आप तो जुड़े हुए हैं दूसरों से, तो सलाम करता हूं आपको। लेकिन लिया एक ही तरह ये जीत सकते हैं, धांधली करके और दूसरा आपके ऊपर खौफदारी करके। ये आपको डराएंगे, जिस तरह ये सहाफियों को खौफ फैला रहे हैं, डरा रहे हैं, FIR काट रहे हैं। इमरान रियाज को पकड़ के इन्होंने जेल में डाला और उसके ऊपर ज़हनी तौर पर तशद्दुद किया। एयाज हमीद, अरशद शरीफ, समीर इब्राहिम, साबिर शाकिर, ये वो लोग हैं जो हक पे खड़े हैं और जिनको ये डरा रहे हैं। मेरे पाकिस्तानियों, ये वक्त है एक चीज समझने का
कि यजीद ने जब इमाम हुसैन के ऊपर जो इसने अपनी फौज जब सामने खड़ी इमाम हुसैन के, तो याद रखे कि कूफा के लोग न्यूट्रल हो गए, कूफा के लोग न्यूट्रल हो गए यजीद के खौफ से, उसके जुल्म से। और सारी जिंदगी कूफा के लोगों ने एक ही चीज, एक पछतावा था उनको कि क्यों नहीं हमने हजरत इमाम हुसैन की मदद की। आज भी वो है, ये चोर एक तरफ है, थोड़े से सारी कौम दूसरी तरफ है। मेरी आखिर में आपको ये है कि ला इलाहा इल्लल्लाह जो सारे पुत तोड़ता है, वो जो सबसे बड़ा पुत है वो आपने ला इलाहा इल्लल्लाह के जरिए तोड़ना है, और वो है खौफ का पुत। आपने आजाद हो जाना खौफ से। जिंदगी अल्लाह के हाथ में, इज्जत उसके हाथ में, रिस्क उसके हाथ में। तो डर किस चीज का, किस चीज का डर है? ये क्या और क्या कर लेंगे? जब अल्लाह का फैसला आपको दुनिया से जाना है तो इंसान क्या कर सकता है? मेरे ऊपर एफआईआर काटी हुई है, मुझे पता है कि इन्होंने बनकर उन्होंने साजिश की थी मुझे मारने की। मुझे पता है कि ये सारे मेरे लोगों को डराते हैं, टेलीफोन आती है, खौफ दिलवाते हैं। मेरे पाकिस्तानियों सुन लो मेरी बात, जब ईमान आ जाता है इंसान में, वो इन सारे हर किस्म के खौफ से आजाद हो जाता है। और बड़ा काम दुनिया में, बड़ा काम सिर्फ वो करता है जो अपने खौफ के पुत को तोड़ता है। किसी ने आज तक बड़ा काम नहीं किया, जो पूछते लो। मैं यही कहता हूं कि जब मैं अपने अल्लाह के पास जाऊं तो मैं एक चीज चाहता हूं कि मैं अल्लाह को सिर्फ सामने खड़े होके फख्र से ये बता सकूं कि अल्लाह, मैंने अपनी कौम को ला इलाहा इल्लल्लाह का सही माने में मतलब समझा दिया और इंसानों को आजाद कर दिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।